नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं शशि भूषण जी और वरुण जी। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी, शशि जी, आप सभी का आज शंखनाद में। आज फिर से एक बार हम चर्चा करने वाले हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। लोग पीड़ित हैं, समस्या हो रही है। नई पेंशन योजना में अंतर क्या है, इन्हीं सभी आपसे जानना चाहती हूँ। जैसा कि ये सूचना भी मिल रही है कि आप लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी और क्या तैयारी चल रही है इस आंदोलन को लेकर? नमस्कार। आप हमेशा इस महत्वपूर्ण और सामाजिक बिंदु से संबंधित पुरानी पेंशन का मामले को हमेशा कवरेज दी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर आपने इस मुद्दे को उठाने का काम किया है। हाँ, 1 अक्टूबर को चूंकि आपको पहले से ही पता है कि एनएमओपीएस एक राष्ट्रीय संगठन है जिसके अध्यक्ष विजय बंधु हैं, और उनके राष्ट्रीय टीम के आह्वान पे हम सभी लोग लगभग 12 से 15 लाख कर्मचारी पूरे देश से रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर 2023 को जुटने वाले हैं। लगभग बिहार से 5-7 हजार टिकट अभी इतना एडवांस में ही हो गया है, और हम लोग दिल्ली रामलीला मैदान को भरने का काम करेंगे और वहां से हुंकार होगा, और लोकसभा इलेक्शन से पहले भारत सरकार मजबूर होकर के पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा करेगी। जी मैडम। बिल्कुल वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस दिल्ली में जो आप लोग हुंकार करने वाले हैं, जो आंदोलन करने वाले हैं, इसकी क्या तैयारी है? किस तरीके से इसको आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप ये हुंकार करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? जी मैडम, धन्यवाद। आपके चैनल से हमेशा बराबर पुरानी पेंशन के संबंध में बातें उठाई जाती है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि हम बताना चाहेंगे आपके दर्शकों को, देश के 75 से 80 लाख पेंशन विहीन कर्मचारी और जो एनपीएस से पीड़ित है, उनके साथ हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जानकारी होगा, एनपीएस की समीक्षा करने के लिए वित्त विभाग केंद्र सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। लेकिन हमें पुरानी पेंशन ही बहु चाहिए, जैसा कि 114 के पहले केंद्र में लागू था। हम लोग भारत सरकार मोदी से आग्रह करेंगे तो लोकसभा के पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें। बिल्कुल। पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई इसकी शुरुआत? देखिए मैडम, 2004 में जब भारत सरकार में पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त की गई थी, तो देश स्तरीय जितने भी कर्मचारी संगठन थे, सबने बहुत छोटे स्तर पे इस बिंदु को उठाया था। सबके मांग पत्र में पुरानी पेंशन तो होती थी, लेकिन वो बहुत निचले पैदान पर होता था, क्योंकि उसमें शुरुआत जस्ट हुई ही थी। बहुत कम कर्मचारी इसमें शामिल थे। तो सर्वप्रथम यूपी के विजय कुमार बंधु, उन्होंने एनएमओपीएस संगठन का स्थापना किया, और एनएमओपीएस संगठन के द्वारा पूरा देश में सभी राज्य, फिर सभी राज्य के बाद सभी जिला के बाद सभी प्रखंड, मतलब सभी राज्य इकाई ने फिर उसको प्रखंड तक पहुंचाने का काम किया। और देश स्तर पे सबसे पहली बार राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम एनएमओपीएस संगठन ने किया। एनएमओपीएस संगठन ने राजनीतिक मुद्दा बनाने के साथ साथ लगातार जितने भी सरकार को घेरने का व्यवस्था हो सकता है, जितना भी घेरने का कार्यक्रम हो सकता है, हम लोगों ने चलाया विजय बंधु जी के नेतृत्व में। और इसी ने, एनएमओपीएस ने ही पहली बार भी और प्रमुखता से ही पुरानी पेंशन के खिलाफ खड़ा होने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज कई राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और लगातार आने वाले 2 राज्यों में आप देखेंगे, कर्नाटका में भी पुरानी पेंशन की बहाली होगी, और मध्य प्रदेश में भी सरकार बदलने वाली है। हम लोग पुरानी पेंशन के पक्ष में वहां
सरकार लाने वाले हैं और फिर से मध्य प्रदेश में भी बहाली होगी पुरानी पेंशन की, और आगे बिहार का भी नंबर है। तो हम धीरे धीरे सभी राज्य में हम लोग पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, पुरानी पेंशन हासिल करेंगे। बिल्कुल। वरुण जी, क्या आप लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विधायकों को, सांसदों को रहे हैं, और क्या इसके परिणाम आ रहे हैं? क्या आपको उनका साथ मिल रहा है? जी हाँ, जैसा कि हम बताना चाहेंगे, भारत भर के सभी सांसदों को साथ ही साथ बिहार में हम लोग विधायकों को भी देने के लिए ज्ञापन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार गांधी के आह्वान पर 1 अगस्त से 9 अगस्त के बीच सभी सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। घंटी बजाओ कार्यक्रम के तहत हम लोग सभी सांसदों को ज्ञापन देंगे और बताएंगे कि केंद्र सरकार के पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू खत्म कर दी गई थी, उसको पुनः लागू करने के लिए आप लोग माननीय मोदी जी से आग्रह कीजिए, अनुरोध कीजिए और हमारी बात को रखिए, क्योंकि आने वाले चुनाव में हम लोग जिस तरह हिमाचल में और कर्नाटक में भूमि ओपीएस चलाएं, उस तरह हम लोग केंद्र सरकार के चुनाव आने वाला लोग हम चलाएंगे। शशि जी, इस समस्या से की समस्या है, लोग पीड़ित है। मैडम, सवाल फिर से बताया जाए, क्लियर नहीं हुआ। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन बहाली का जो ये मुद्दा है, इससे कितने लोग पीड़ित हैं? इस समस्या से कितने सारे ऐसी संख्या में लोग हैं जो पीड़ित हैं और उनकी समस्या क्या है? मैडम देखिए, आंकड़ा तो प्रत्येक साल बढ़ रहा है, प्रत्येक महीना बढ़ रहा है। हम लोग बिहार का स्तर पे बोलेंगे तो 2 से 2.5 लाख कर्मचारी बिहार में पीड़ित हैं। 2 से 2.5 लाख से ज्यादा रोज वैकेंसियां आ रही हैं और लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो संख्या बढ़ते जा रहा है। इसमें समस्या क्या है मैडम, कि जो एनपीएस यानी न्यू पेंशन व्यवस्था के नाम से जो वर्तमान में एक स्कीम चलाया गया, सिस्टम चलाया गया है, इसमें कोई पेंशन है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या आप देखेंगे कि कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकारों के साथ भी है। देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे जीपीएफ अकाउंट होता था और हमारा बेसिक का 10% कट के राज्य सरकार के खाते में जीपीएफ अकाउंट के माध्यम से पैसा रहता था। राज्य सरकार उस पैसे का उपयोग अपने विकास कार्यों में करती थी और हम जब रिटायर होते थे तो वो पैसा हमें दिया जाता था, उसके बाद राज्य सरकार पेंशन देती थी। अब देखिए समस्या क्या है कि हम, और ये चूंकि पेंशन हमें मिलना था रिटायरमेंट के बाद, और आप देख रही हैं सरकारी आंकड़ा के अनुसार एवरेज आयु 67.4 यानी 67 साल, यानी कि हमको 7.5 साल पेंशन चाहिए था रिटायर होने के बाद। अब देखिए कि राज्य सरकार के कर्मचारी हम हैं और राज्य सरकार 10% हमारे हिस्से का और 14% राज्य सरकार अपने हिस्से का भारत सरकार द्वारा, ऐसे भारत सरकार के स्तर पे कहा जाता है कि पीएफआरडीए एक स्वायत्त एजेंसी है, तो एक ऐसे एजेंसी को दिया जा रहा है जिस पे विश्वसनीयता नहीं है, जो सरकारी नियंत्रण में नहीं है, और वो राज्य सरकार का पैसा है और जा रहा है पीएफआरडीए के पास। वो पैसा रेकरिंग में और हमारे ज्वाइनिंग की तिथि से हमको रिटायर होना, हम 25 साल के आयु में सेवा में आए हैं, तो हम 25 साल के आयु से ही हम सरकार हमें पेंशन के नाम पे हमारा बेसिक का 24% दे रही है। बात को समझिएगा थोड़ा। हम 35 साल तक राज्य सरकार रेकरिंग में रोज बढ़ोतरी होगी उसके, मतलब प्रत्येक 6 माह पे बढ़ोतरी होगा, 24% हमारे बेसिक का पीएफआरडीए को दे रही है। तो राज्य सरकार के एक बहुत बड़ा राशि हम रिटायर करेंगे 35 साल बाद, और राज्य सरकार आज से ही हमारे रिटायर होने के नाम पे एक बहुत बड़ी राशि पीएफआरडीए को भेज रही है, जिसका उपयोग राज्य सरकार नहीं कर पाती है। और 2021-22 वित्तीय वर्ष 21-22 में आप पाएंगे कि लगभग 2300 करोड़ 2200 करोड़ से ज्यादा की राशि बिहार सरकार ने पीएफआरडीए को भेजी है। तो 2200 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है, और अगर पुरानी पेंशन की बहाली रहती तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 करोड़ के आसपास में ये साल भर का मतलब पेंशन का बंटवारा यानी कि दिया जा सकता था पेंशन। और इतने राशि खर्च करने के बाद भी पेंशन मात्र 6000, 5000, 2000
कुछ ऐसे कर्मी सामने आए हैं जिनका पेंशन तो 1,000 रुपया से कम फिक्स हुआ है। तो इतनी बड़ी कटौती के बाद भी अगर पेंशन नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि एक तरह का हम इसे फ्रॉड कहते हैं, कि एक तरह का एक फ्रॉड है कि इतनी बड़ी राज्य सरकार की राशि लेने के बावजूद पेंशन नहीं दिया जा रहा और ऐसे एजेंसी के पास पैसा रखा जा रहा है जिसमें विश्वसनीयता नहीं है। और केंद्र सरकार कई बार ऐसा बता चुकी है सदन में कि वो स्वायत्त एजेंसी है। अगर उसमें कोई मामला बन जाता है, बहुत कंपनियां को हम लोग डूबते हुए देखे हैं, अगर कोई मामला बन जाता है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो क्या होगा हमारे पैसे का, राज्य सरकार के पैसे का? तो हम डूब जाएंगे ना, हमारा पूरा गाढ़ी कमाई, पूरी जिंदगी का मेहनत वो तो डूब जाएगा। और पेंशन तो ऐसे भी नहीं मिलना, ऐसे भी नहीं मिलना है। जो रिटायरमेंट के टाइम में 60% हमारा कटौती का मिलने वाला था वो भी डूब जाएगा। तो ये पूर्ण रूपेण अविश्वसनीय संस्थान है, अविश्वसनीय व्यवस्था है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हूबहू पुरानी पेंशन जो पूर्व में जो व्यवस्था लागू था उसको मतलब फिर से चालू करने का मांग करते हैं। जी बिल्कुल। वरुण जी, पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में खींचतान क्यों है, क्या लगता है आपको? जी मैडम, बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो वर्तमान में चल रही है, उन्हीं के कार्यकाल में 2004 को पूरे भारतवर्ष में इस व्यवस्था को खत्म करके नई पेंशन व्यवस्था लाई गई, जिसको हम लोग नो पेंशन कहते हैं। जो हमारी सरकार हमारे बुढ़ापे की लाठी को छीन ली, उसको हम लोग बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। और जहां जहां विपक्ष राज्य सरकार में है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया और चुनाव के बाद उन्हें लागू भी किया। जैसे कि राजस्थान, उसको छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, जहाँ कांग्रेस राज्य सरकार में है। और हाल के चुनाव में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में, जहां हमारी NOPS टीम और कर्नाटक में जो वोट ओपीएस चलाई, वहां के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा हारने के बाद कि हमें तो पुरानी पेंशन वाले हरा दिया। तो हम अभी भी सत्ता पक्ष को आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी अगले लोकसभा चुनाव के पूर्व इस मुद्दे को समझिए, मुद्दे की गंभीरता को। जैसे कि हमारे माननीय विजय कुमार बंधु जी कहते हैं कि ये कैसा राष्ट्रवाद है। और सैनिक बल जो दिन रात हमें बॉर्डर पर जिनकी सुरक्षा करती है, हमारी BSF हो, CRPF हो, SSB हो, उसको पेंशन नहीं है। आप सोच सकती हैं कितनी ठंडी रात में हो या गर्मी हो और बॉर्डर पर सुरक्षा कर रही है, और रिटायरमेंट के बाद उसको वही पेंशन, नो पेंशन हम कहते हैं, वो मिल रही है, जिसका जहाँ शुरू हो गया है। 16 लोग 50, 60,000, 70,000 वेतन उठा रुपए, कैसे घर चलेगा? तो हम लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में खींचतान है, लेकिन जो पार्टी इस बात को समझ जा रही है कि वाइटल मुद्दा है, वो अपने मैनिफेस्टो में ला रही है और चुनाव के बाद उसको लागू कर रही है। जी बिल्कुल। शशि जी, नई पेंशन योजना लागू कब से हुई है और नई पेंशन योजना में समस्या क्या है? मैडम, समस्या तो आपको बता ही दिया। और ये भारत सरकार के स्तर पे 2004 में 1 जनवरी को, और बिहार सरकार के स्तर पे, जिसकी लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे हैं, 1 सितंबर 2005 को लागू की गई है। और नई पेंशन व्यवस्था में कोई पेंशन व्यवस्था है ही नहीं, इसमें कोई पेंशन व्यवस्था नहीं। मतलब इतनी बड़ी कटौती जो मैं अभी आपको बताया, इतनी बड़ी कटौती के बावजूद पेंशन व्यवस्था नहीं और पेंशन नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वरुण भाई ने भी बताया कि इतनी मतलब कि बेसिक, मतलब उनका वेतन लगभग 1,10,000 रुपया बेसिक, 70,000 के आसपास, और 16-17 साल सेवा दिए, और आज पेंशन 6200 रुपया फिक्स हुआ है। वो भी कभी बढ़ेगा नहीं, वो फिक्स है, उस पर कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें बिना पेंशन का मतलब ये सिस्टम दिया जा रहा है। पूरा हम लोग जिंदगी भर सरकार की सेवा करेंगे और अंतिम समय में हम लोगों को बच्चों के भरोसे, या मान के चलिए कि अगर बच्चा कभी पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकल गया तो पता नहीं कैसे जिंदगी कटेगा। मतलब एक स्वाभिमान के साथ हम लोग जी नहीं पाएंगे। उस स्थिति में सरकार हमको कैसे छोड़ सकती है? हमारा भी संवैधानिक अधिकार है पेंशन का।
तो पूर्व के पेंशन व्यवस्था में क्या था, प्लस मैंने अभी एक आंकड़ा भी आपको बताया कि आज हमें 35 साल तक 24% कटौती दिया जा रहा है, और हम 7.5 साल तक तो मात्र मांग रहे हैं। कोई 61 साल की आयु में, कोई 7.5 साल में जिनका देहांत हो जा रहा है, कुछ लोग 80 साल तक भी जीवित रह रहे हैं। तो एवरेज आयु सरकार ने बताया है कि 67.5 साल है, तो 7.5 ही साल तो हमको एवरेज पेंशन चाहिए। अब पेंशन के लिए हमको 24% दे रहे हैं 35 साल तक। तो यही खामियां है, मतलब न्यू व्यवस्था में कोई पेंशन है ही नहीं, हमारे पैसे को भी नहीं लौटाया जा रहा है, हमारे पैसे को भी ठग लिया जा रहा है राज्य सरकार से और हमसे। इस तरह का व्यवस्था है, इसमें कोई पेंशन व्यवस्था है ही नहीं, एक पूरे तरीके से फ्रॉड है। जी बिल्कुल। वरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, इसको लेकर आप लोग एक बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं, तो इस आंदोलन को सफल करने का मूल मंत्र क्या है? ये आंदोलन कैसे आपको लगता है कि सफल हो पाएगा? जी मैडम, इसका मूल मंत्र वही है कि हम लोग भी वोट फॉर ओपीएस चलाएंगे। आगामी जो भी इलेक्शन होगी, विधानसभा की या लोकसभा की, मूल मंत्र है कि हम लोग वोट फॉर ओपीएस करेंगे। जो पार्टी या जो दल हमारे बात करेगा, हम पेंशन की करेगा, लागू करेगा, की बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे, और जो नहीं बात करेगा हम उसको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। इस कार्यक्रम का आखिरी मेरा सवाल होगा शशि जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है, जो बहाली है, इसको लेकर क्या लगता है आपको? कौन राजनीति कर रहा है और इससे आपने बताया कितने लोग पीड़ित हैं, क्या समस्याएं हैं जो इतने सालों तक सेवा देते हैं और उसके बाद उन्हें बुढ़ापे में किसी और की तरफ देखना पड़ रहा है, अपना सहारा ढूंढना पड़ रहा है। तो इस ऐसे गंभीर, इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर क्या लगता है आपको कि राजनीति कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? देखिए मैडम, मैं तो ये नहीं कह सकता कि इस पे कोई लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में देखा गया कि सभी राजनीतिक पार्टियां ने इस बिंदु को प्रमुखता से लिया है। या तो जैसे बीजेपी की अगर सरकार है केंद्र में, तो बीजेपी सरकार द्वारा ही ये मतलब शुरुआती दौर में ये लागू मतलब शुरुआत किया गया था लाने का। तो वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी इसका विरोध किया है, इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को, और विरोध वाली जितनी भी पार्टियां हैं इसको लाना चाह रही हैं। तो एक तरीके से इस बिंदु के ऊपर सब लोग डिबेट कर रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं दो धड़े में बटे हुए हैं, इस बात को मानता हूं। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है ये मैं नहीं कह सकता, ये हमारे स्तर की भी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी को भी समझना होगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि राज्य सरकार खास करके जहां पे बीजेपी की भी सरकार है, वो चाहती है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो, क्योंकि राज्य सरकार जिस राज्य सरकार ने इस संबंध में आकलन कराया है, सभी ने पाया है कि राज्य सरकार के साथ छल हो रहा है। राज्य सरकार का पैसा है पीएफआरडीए के पास जा रहा है, और वो सुरक्षित नहीं है। हमारे कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों का पैसा मतलब राज्य सरकार का ही तो पैसा हुआ, और राज्य सरकार का भी 14% हिस्सा है उसमें, तो सुरक्षित जगहों पे नहीं है। तो राज्य सरकार उस पे मतलब पुनर्विचार करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था पे आ रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद शशि जी, वरुण जी। आपने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर कितने लोग इससे पीड़ित हैं और कितना संवेदनशील ये मुद्दा है, और साथ ही इसका क्या असर हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव पर भी। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। इसी तरह आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज श्रृंखला।